अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन अब 3 नवंबर से कराची में शुरू होने जा रहा है। और आज से 2 साल पहले 2023 में जब इसका पहला एडिशन हुआ तो वो खासतौर पर ब्लू इकोनॉमी की तरक्की के लिए बड़ा ही कामयाब साबित हुआ, जिसमें 22 MOUs हुए, जिसमें तकरीबन 50 ममालिक के डेलीगेशंस 50 ममालिक से पाकिस्तान में शिरकत करने पहुंचे। और उस पहले एडिशन के बाद पाकिस्तान में भी ब्लू इकोनॉमी के बहुत सारे अनटैप्ड सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया गया। तो ब्लू इकोनॉमी की तरक्की की जानिब ये एक और कदम के तौर पर इस दूसरे एडिशन को देखा जा रहा है। एक बार फिर दुनिया के बहुत सारे ममालिक से डेलीगेशंस यहाँ पर आएंगे और ब्लू इकोनॉमी के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, इसमें किस तरह से ब्लू इकोनॉमी को अपनाना है, पाकिस्तान में सी फूड एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जा सकती है, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, जहाँ ब्लू इकोनॉमी बहुत आगे जा चुकी है, तो उनको कैसे अपनाना है। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ओवरऑल ब्लू इकोनॉमी, जिसमें मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं, ये 100 अरब डॉलर्स का इसका जो पोटेंशल है वो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान अभी इसकी यूटिलाइजेशन में काफ़ी पीछे है। तो अपने इन एक्सपोर्ट के फिगर्स को, अपने रेवेन्यू के नंबर्स को, अपनी इकोनॉमी को इसके ज़रिए कैसे बेहतर किया जा सकता है, किन किन ममालिक से क्या क्या फ़ायदा पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उठा, बात करेंगे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, जो सदर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो दूसरा एडिशन है इस वक्त पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो का, ये पहले एडिशन से कितना मुख्तलिफ होगा, एक कदम और कैसे हम ब्लू इकोनॉमी को ले जा सकेंगे, और क्या क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने वाले दिनों में हम ब्लू इकोनॉमी और पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत पर मुरतब होते देखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के लिए। ये जो दूसरा इसका सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर भी टारगेट तो जाहिर बात है ब्लू इकोनॉमी को ही कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ दो तरह की चीज़ों को देखते हैं कि इसमें जो हमारी मैरीटाइम से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं डिफेंस की, वो भी इसमें लाई जाती हैं। और उसके अलावा फिर जितना ब्लू इकोनॉमी का पूरा सेक्टर है, इसमें तकरीबन 40 के करीब शोबे हैं, जिसमें आपने शुरू में कहा कि इसके अंदर फिशरीज है, इसमें टूरिज्म है, इसमें फेरी सर्विसेज हैं, इसमें शिपिंग है, पोर्ट्स हैं, इसमें डीप सी माइनिंग है, और माहौलियात के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं, और कोस्टल कम्युनिटीज़ के बारे में भी इसमें बहुत कुछ बातें होंगी। तो उस हवाले से इस दफ़ा तकरीबन उससे डबल कंट्रीज जो हैं वो टारगेट किए गए हैं, और इसमें डेलीगेट्स और जो आ रहे हैं वो भी तकरीबन 200 के करीब इंडस्ट्री के नुमाइंदगान होंगे, जिसमें से तकरीबन 70 के करीब गैर मुल्की हैं और 130 के करीब हमारे अपने मुल्की नुमाइंदगान होंगे। तो इसका मकसद तो ये है कि यानी इससे पहले हमने एक्साइज अमन की थी, एक्साइज अमन में हमने अमन डायलॉग भी किया था। तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं या वो लोग जो इससे फ़ायदा उठाते हैं, वो सारे मिल बैठते हैं और ये बात करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ हमें और रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, और उन रिक्वायरमेंट्स को फिर इस साल यानी एक साल वो होता है और एक साल फिर ये पाईमेक होती है। तो पाईमेक के अंदर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो गैप एनालिसिस होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेक्नोलॉजी की, वो यहाँ पे डिबेट की जाती हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है जिसमें कि रिक्वायरमेंट और जो इंडस्ट्री है जो उसको पूरा करने के लिए उसके अंदर उसको डिबेट किया जाता है। तो इस तरीके से वो गैप एनालिसिस जो होते हैं उसमें इंडस्ट्री उसको आगे लेके आती है और उसको पूरा करती है। तो ये ओवरऑल तकरीबन इसका एम्बिट ये होता है। तो अहमद साहब, हमने देखा 2023 में भी 2023 में भी हमने 22 MOU साइन होते देखे। अब इस बार चूंकि डेलीगेट्स की तादाद भी डबल है, कंट्रीज़ की तादाद भी डबल है, तो ये MOUs और जॉइंट वेंचर्स और एग्रीमेंट्स भी, उनकी भी तादाद में इजाफा हो सकता है। कितने एक्सपेक्टेड हैं, किन किन सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड हैं? अगर इससे मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आप शेयर कीजिएगा। जी, इस दफ़ा यकीनन उससे भी बहुत ज़्यादा MOU साइन होने की तवक्को इसलिए है कि इस वक्त जो इकोनॉमी है उसमें मैरीटाइम इकोनॉमी चूंकि उसका हिस्सा बहुत कम है, जैसे आपने खुद भी शुरू में कहा कि मैरीटाइम इकोनॉमी जो है इसका वॉल्यूम तो तकरीबन 24 ट्रिलियन है, और हर साल तकरीबन 3 ट्रिलियन का इसको ममालिक को फ़ायदा होता है। और एक डेवलपिंग कंट्री का जो GDP का हिस्सा है वो तकरीबन
8 से 10% होना चाहिए। और जैसा पाकिस्तान है माशाल्लाह 400 बिलियन की इकोनॉमी है, जीडीपी है इसका, तो उसमें तकरीबन 35 से 40 बिलियन होना चाहिए हमारा इसमें मैरीटाइम इकोनॉमी का हिस्सा। जबकि अगर हम देखें तो ये 1.5 बनता है इस वक्त हमारा, जो कि तकरीबन 5 से 6 बिलियन बन रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा एमओयूज होंगे। इसमें फिशरीज है, इसमें एक्वाकल्चर है, इसमें जो हमारे पोर्ट्स हैं उनके स्मार्ट पोर्ट ऑपरेशंस के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। शिपिंग के बारे में हमारा काफी जोर है कि शिपिंग हमारी बढ़ जाए। और इसके अलावा फेरी सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीजें जिनके ऊपर इस दफा हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एमओयूज भी होंगे और लोग, इंडस्ट्री जो है इसमें काफी इंटरेस्ट लेगी। और अहमद साहब, जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एमओयूज़ होते हैं वो चूँकि सॉफ्ट कमिटमेंट ही होती है, उनमें से बहुत कम परसेंटेज होता है जो कि अपने कंप्लीशन तक जा पाता है, और वो फिर बात आई गई हो जाती है, वो कहीं दरमियान में ही रह जाते हैं। लेकिन B2B एमओयूज़ की परसेंटेज ऑफ सक्सेस, उनका रेट, उनका रेशो थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें फोकस किया जा रहा है इस वक्त जो लोकल इन्वेस्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर के हों, ताकि जो एग्रीमेंट्स हों, जो जॉइंट वेंचर्स हों, वो B2B हों, ताकि वो तेज़ी के साथ उनमें फिर आगे प्रोग्रेस हो सके। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि B2B ही हमारा टारगेट होता है, ज़्यादा होगा इस दफ़े। और उसकी सक्सेस रेट भी आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि ज़्यादा होता है। और CPEC 2 का भी अगर आप देखें तो उसके अंदर भी अभी B2B कॉन्टेक्स्ट ही ज़्यादा फ्लरिश हो रहे हैं। और चाइनीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि ताकि इन्वेस्टर आए और इन्वेस्टर उनके साथ मिल के और CPEC के हवाले से भी इसको काफी ज्यादा फायदा दिया जाए और ओवरऑल जो हमारा मैरीटाइम इकोनॉमी का हिस्सा है उसको बढ़ाया जाए। सर अहमद साहब, अभी हमारे पास ज़ाहिर है 2 ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं। एक पोर्ट हमारी गवादर पोर्ट, वो अभी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं है। क्या इस इवेंट के ज़रिए या इस तरह के दीगर इवेंट्स के ज़रिए उसको भी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने की कोशिश की जाएगी या की जा रही है? और उसके फिर ऑपरेशनल होने से इस वक्त कितना फ़ायदा हमारी ब्लू इकॉनमी को हो सकता है? जी, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है बाकी शोबों की तरह भी कि जो हमारे 78 साल है उसके अंदर इतनी बड़ी कोस्ट जो कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें बंदरगाहें बढ़ानी चाहिए थी। बहरहाल इस पे अभी इस वक्त गवर्नमेंट जो है इनका बड़ा जोर है कि इन्होंने BKT बंदर के इलाके में भी एक पोर्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और एरियाज में भी इसको बढ़ाएंगे। तो यकीनी तौर पे जो अभी का माहौल है वो B2B ही है और उसके अंदर भी इन्वेस्टर्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे और जो ऑलरेडी हमारी पोर्ट्स हैं इनको भी स्मार्ट पोर्ट में बदलने में बड़ा मुआविन होंगे। और जैसे मलेशिया की मैं एग्जांपल, तो उनका डेलीगेशन रिसेंटली आया था, तो वो ये बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी जो पोर्ट्स के ऊपर टर्नओवर टाइम है शिप का, उसको 48 घंटे से कम करके 6 घंटे पे ले आए पिछले 10 साल में। तो दिस टाइम इज मनी फॉर द शिप्स। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी पोर्ट्स के ऊपर ऑटोमेशन करनी है, डिजिटाइजेशन करनी है और जो टर्नओवर टाइम है शिप्स का उसको कम से कम करना है ताकि हमारी पोर्ट्स भी कॉम्पिटिटिव हो जाए रीजन के अंदर। तो यकीनी तौर पे जो पाइमेक है इसमें इन तमाम चीज़ों को टारगेट करेंगे। और अहमद साहब, हमने देखा कि 60s और अर्ली 70s तक भी हमारे जो शिप्स थे उनकी भी तादाद कोई 72-73 के अराउंड थी, और 50-52 सालों में इसमें 60 के करीब ये तादाद घटी है और अब से 12 या 13 ही ऑपरेशनल शिप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हर साल जो कमी का तनासुब है वो 1% से भी, एक शिप से भी ज़्यादा है। तो ये क्या इस सिलसिले में भी कुछ सोचा जा रहा है? किसी मुल्क के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट लाकर शिप्स की तादाद को भी बढ़ाया जा सकता है? चूँकि फ्रेट चार्जेस इस वक्त हम 4, 5 या 6 अरब डॉलर एनुअली पे कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा अमाउंट है हमारे ऊपर। जी, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस चीज़ की तरफ इशारा भी किया। ये भी बदकिस्मती कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह रही कि जो शिपिंग कंपनीज हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो सकी पाकिस्तान की तरफ बिजनेस के हवाले से। लेकिन अभी दोबारा जो रिव्यू किया गया हमारी शिपिंग पॉलिसी को, उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स डाले गए हैं और साथ ही साथ चाइनीज़ शिपिंग कंपनी है शेंडोंग, उनके साथ भी बातचीत चली है, MOU साइन हुआ है, जिसकी वजह से टारगेट कर रहे हैं कि हम 2026 तक अपनी जो शिपिंग फ्लीट की तादाद है उसको तकरीबन 30 तक ले जाएं।
तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि इसके अंदर अभी फोकस्ड अटेंशन दी गई है, और यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि इस तरह के एमओयूज और साइन होंगे, और हमारे पास जो अपना फ्लीट है उसकी तादाद इतनी बढ़ेगी कि हम अपना जो ये आप बता रहे हैं 6 से तकरीबन 8 बिलियन का फ्रेट का बिल है, इसको हम यकीनी तौर पे कम कर लेंगे। तो एक आखिरी सवाल अहमद साहब, ये सी फूड एक्सपोर्ट का जो हमारा फिगर है, हम प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे एक्सपर्ट से जब बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि यहाँ भी हम जो हमारा पोटेंशियल है उससे हम काफ़ी पीछे हैं। 450-500 मिलियन डॉलर्स के अराउंड हम मौजूद हैं, ये 3 से 4 अरब डॉलर्स हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक इस सेक्टर में कोई ऐसे एमओयूज इस वक्त फॉरेन कंपनीज के साथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ होने जा रहे हैं कि यहाँ भी हम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकें सही से? जी जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हमारा फिशरीज और एक्वाकल्चर का जो पोटेंशियल है, सिर्फ फिशरी को देखेंगे तो वो तकरीबन 4 से 5 बिलियन का है, और एक्वाकल्चर भी इसी तरीके से उसमें इतनी ही अमाउंट का हो सकता है। तो उस पोटेंशियल को देखते हुए इसमें ज़ाहिर बात है जो अच्छे ममालिक हैं उनसे हम ये तजुर्बात की तरफ जा रहे हैं, जिसमें थाईलैंड भी है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें अभी इंडोनेशिया है, और वियतनाम है, चाइना है, जापान है, कोरिया है। तो ये सारे मुल्क हैं जिन्होंने इसमें अपनी जो जदीद तकनीक है और आलात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस इंडस्ट्री को आगे लेके आए हैं। तो ये तमाम ममालिक भी इस पाइमेक में आ रहे हैं, और वो तमाम ममालिक भी बड़े अच्छे तरीके से इसमें आना चाहते हैं। आप अगर पिछली हमारी जो पाइमेक हुई थी तो उसके जो एमओयू साइन हुए थे, उसके बाद से जो एक्वाकल्चर है, श्रिम्प फार्मिंग है, आपने देखा होगा मुल्क में बड़े अच्छे तरीके से उसका फरोग शुरू हो गया है। तो ये इसी तरीके से आने वाले दिनों में जब दीगर ममालिक भी हमसे मिलेंगे तो इस सारे पोटेंशियल को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, प्रेसिडेंट नेशनल मैरीटाइम अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।